Assalamualaikum, good morning. Assalamualaikum, good morning everybody. Welcome to Geo Pakistan with Huma and Abdullah. How is everybody doing? बहुत दुआओं के साथ और नेक ख्वाहिशात के साथ हम आज का हफ्ता जो है वो शुरू इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि वो जो लॉकडाउन लगा हुआ था सिंध में एक हफ्ते के लिए, वो अब लिफ्ट कर लिया गया। लिफ्ट कहें या कुछ नरमी आ गई है उसमें, तो लिहाजा मार्केट्स एंड एवरीथिंग इज़ नाउ ओपन, स्कूल्स आर स्टिल क्लोज्ड, इंडोर डाइनिंग जो है वो अभी भी बंद है लेकिन आउटडोर आप जा सकते हैं। तो कुछ नरमियाँ आ गई हैं लेकिन टेंशन अभी तक वही है बिकॉज आवर फिगर्स आर स्टिल हाई। देखिए, फिगर आर स्टिल द सेम। बात यह है कि बाज़ लोग तनकीद कर रहे हैं कि जनाब जब लॉकडाउन लगा था तब भी 23% था कराची का पॉजिटिविटी रेट, अब भी 2.74 है, यानी ऑलमोस्ट 22%। तो उस वक्त प्रॉब्ली ये फैसला इसलिए किया गया था क्योंकि ICUs पे बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ गया था और शहर में जो हाई डिपेंडेंसी बेड्स हैं उनकी तादाद बहुत ही ना होने के बराबर रह गई थी। लेकिन बहरहाल वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। हम बहुत दफ़ा पहले भी ये बात कर चुके हैं और मैं कल भी किसी दोस्त से डिस्कस कर रहा था कि दुनिया के बाज़ ममालिक हैं जिन्होंने अब तक अपने आप को बिल्कुल दुनिया से काट के रखा हुआ है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। आपको पता है अंदर दुनिया से वैसे कटी हुई हुए रहते हैं, लेकिन अब तो बिल्कुल ही इतना अरसा हो गया। अल्टीमेटली एवरीबडी वुड हैव टू लर्न टू लिव विद इट। और जाहिर है कि पहले हम समझ रहे थे कि वैक्सीनेट हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा मामला। वैक्सीनेट हो गए तो एक नया वेरिएंट जो है वो एक नई शक्ल में सामने आ गया, लेकिन जाहिर है कि वैक्सीनेशन उसमें बहुत मददगार और हेल्पफुल साबित हो रही है टू डील विद इट। बट वैक्सीनेशन इज एक्चुअली द ओनली डिफेंस, और कोई तरीका है ही नहीं क्योंकि मास्क तो माशाल्लाह हमने पहनना नहीं है, तो वैक्सीनेट तो करवा ले, कुछ तो करवाना पड़ेगा। एंड वैक्सीनेशन वर्ल्ड ओवर इज द ओनली थिंग दैट वर्क्स अगेंस्ट दिस वायरस। कराची के बाय द वे जो फिगर्स हम आपको बता देना कि कितना पॉजिटिविटी रेट हमारा हाई है, दैट इज 21.40, तो ये 21.4 है, विच इज मोर देन एनीवेयर एल्स इन पाकिस्तान। वैसे ओवरऑल अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो 7.57 खैर अबव 7% है पॉजिटिविटी रेट। डेथ्स की बात करें, इंतकाल कर गए हैं कोविड की वजह से लोग ओवर द पास्ट 24 आवर्स की जो हम बात कर रहे हैं वो है 53, द फिगर इज 53। और मुझे बहुत ही अफसोस होता है बिकॉज अब ये फिगर्स बन गए, इसमें किसी के माँ बाप, किसी के बहन भाई, किसी के रिश्तेदार, दोस्त, मतलब ये लोग जो है हु पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड, वो किसी के रिश्तेदार थे, किसी के लव्ड वंस थे। इसलिए बहुत दुख होता है ये कहते हुए जी ये फिगर्स हैं, इतने फौत हो गए और इतना ये हो गया, रिकवर कर गए। हम इस बारे में तो बात करेंगे लेकिन तफसील से हम कुछ और इश्यूज पे भी डिस्कशन करेंगे, जैसे कि ओलंपिक्स का इख्तिताम होना इस वबा के बावजूद एक कामयाब इनेकाद। सर्टनली जो होस्ट मुल्क है जापान, उसको क्रेडिट जाता है। किस मुल्क ने कितने तमगे हासिल किए, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या मुस्तकबिल है, कहने लगे हैं पाकिस्तान ने कितने तमगे, पाकिस्तान के खिलाड़ियों का क्या मुस्तकबिल है, और इस सब पे डिस्कशन होगी। अच्छा जी, ये पंजाब की भी हम बात करेंगे बिकॉज मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और शजरकारी अगर करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम टू डू इट। और वैसे भी आपको पता है, हाँ एब्सोल्युटली, इधर भी इस किस्म की कोई चीज़ सिंध में भी स्टार्ट हो जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट ओलंपिक्स बिकॉज हम बड़े हर्ट हुए। मतलब वो मुल्क, बाय द वे ऐसे मुल्कों के नाम मैंने सुने हैं ओलंपिक्स में जो कि मुझे नहीं पता था ये मुल्क भी हैं, विच वॉज क्वाइट एन आई ओपनर। लेकिन उन मुल्कों ने भी कोई ना कोई तमगा ले लिया, लेकिन हम तो हमने अपनी वो ट्रेडिशन जो है वो बरकरार रखी है। और वैसे तो ऑफ कोर्स हमारे जो गए हुए थे एथलीट्स, हमारे जो प्लेयर्स गए हुए थे, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन्स गए हुए थे, इंडिविजुअल उनकी अगर मेहनत देखें तो कमाल की, मतलब एक पूरी मूवीज़ बन सकती हैं उनकी अकेले की मेहनत पे। बट एज ए नेशन एंड एज आवर गवर्नमेंट्स दे नीड टू रियली पुट इन मोर। मतलब ये बड़ी सीरियस चीज़ है। एक सेकंड, पहुंचे फाइनल में हुमा, हम उनका कैसे मुकाबला करें उस एथलीट से, भारत के वो एथलीट जिन्होंने सोने का तमगा हासिल किया इसी खेल में, जो यूरोप में प्रैक्टिस करते रहे हैं। और यहाँ पर हमारे नौजवानों के जो वालिदैन हैं वो मेहनत, लिटरली मेहनत मजदूरी करके, राज मजदूरी करके इन्होंने अपने बच्चे की ट्रेनिंग के पैसे पूरे किए। इस बात पे ही आप समझ जाएं कि जो जीते हैं, जो इंडियन है, नीरज उनका नाम है, जो जीते हैं, 1 साल से वो यूरोप में रह रहे हैं। कोच उनका जर्मन जो कि खुद गोल्ड मेडलिस्ट है। मतलब आप देखें ना कि किधर से चीज़ आ रही है और उसकी सीरियसनेस देखें कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया है ये हमारा बंदा है और ये हमारे लिए गोल्ड लाएगा और इसको इसमें इन्वेस्ट कर दो।
हम ऐसे नहीं सोचते। इन्वेस्टमेंट क्या, हमने तो वापस कर दिए पैसे। खैर एनीवे, पूरी डिटेल आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के लिए ओलंपिक्स तमगा जीतने का ख्वाब जो है वो 28 साल बाद भी ख्वाब ही रहा। टोक्यो ओलंपिक्स और पता है क्या, इस पे 30 सेकंड की खामोशी इसलिए बनती है कि हम 22-23 करोड़ का मुल्क हैं, हम दुनिया के पॉपुलेटेड तरीन मुल्कों में शामिल हैं, तो उसके बावजूद हम इतनी आबादी के साथ भी एक तमगा नहीं ला सके। तो अब हम खामोशी दें इस बात पे, वैसे दुख तो है बहुत ज़्यादा। लेकिन एनीवे जी, जापान में टोक्यो ओलंपिक्स जो हैं वो अब फाइनली ख़त्म हो गए हैं। कल बड़ी उनकी एक क्लोजिंग सेरेमनी भी थी और नाकिस ट्रेनिंग और सहूलतें ना होने के बावजूद पाकिस्तानी एथलीट्स ने पूरी जान मार दी। लेकिन ओलंपिक्स का तमगा ऐसे ही नहीं आ जाता और ये ही हम बार बार बता रहे हैं। इसके लिए बड़ी जान लड़ाना पड़ती है और हुकूमती वसाइल, तवज्जो और ख़ास तौर पर माली और टेक्निकल जो असिस्टेंस होती है वो बड़ा मायने रखती है, जो कि इधर ना होने के बराबर है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ना होने के मुतरादिफ है। इंडीड, जैसे कि आपने कहा, हुकूमती सतह पर खेलों पर तवज्जो ना देने का एतराफ़ तो खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था जी मेरे और बड़े मसाइल थे, सर्टनली हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ को आपने पर्सनली तो टेक केयर नहीं करना है, आप लोगों की ड्यूटी लगाते हैं और जिनकी जिम्मेदारी है वो क्या कर रहे हैं। कैन आई जस्ट से ये वो वाली फील्ड है जहां वो अपनी जान ऑलरेडी खुद मार रहे हैं। ये लोग जो हमारे स्पोर्ट्स पर्संस हैं, उनको कुछ भी ना मिले तो वो इतना कुछ कर लेते हैं। अंदाजा करें, आपने सिर्फ उनको एक टेक्निकल, आप ये वेट्स देख लें जिससे ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये ओलंपिक्स के फाइनल में पहुंचा है नौजवान, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं और इनकी जान लेंगे? थोड़ी सी भी असिस्टेंस इनके लिए वैसे काफी होती, थोड़ी सी भी असिस्टेंस अगर मिल जाती। ऑल्दो 18वीं तरमीम के बाद स्पोर्ट्स इज अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, लेकिन जब पूरे मुल्क को कहीं रिप्रेजेंट करने की बात होती है तो उस सिलसिले में हमने आज एक मेहमान को भी दावत दी है, विल आस्क एज वेल। गैर मुतल्लिका लोगों की तकरीरों से इदारे को मजबूत बनाने का दावा तो महज दावा ही रहेगा। माली ताउन ट्रेनिंग तक हर सतह पर तवज्जो देने की जरूरत है। लेकिन इस पर जरा बात भी कर लें कि एक्चुअली सोचा क्या जा रहा है। तो इस वक्त हमें ज्वाइन किया वफाकी वजीर बैनुल-सूबाई राब्ता फहमीदा मिर्जा हमारे साथ हैं। फहमीदा मिर्जा साहिबा, पाकिस्तान का ओलंपिक्स का सफ़र जो है वो इस साल तो खैर वो ख़त्म हो गया। 28 साल का मेडल्स का जो हमने एक क्या कहूँ कहती है जो कि बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ। वी वर होपिंग, वी हैड पिन्ड आवर होप्स विद सम पीपल, लेकिन हुआ नहीं। फिर भी एक दो एथलीट्स ने मुतासिर ज़रूर किया। तो आप मुतमईन हैं इस परफॉर्मेंस से? इतनी काफ़ी है? आपको लगता है इससे ज़्यादा अभी हम नहीं जा सकते? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ इस परफॉर्मेंस से। यकीनन जो चंद बच्चे करके आ गए और वो, लेकिन एक तो डेफिनेटली बात है कि फ़ंड्स ज़्यादा लगने चाहिए। और अब जब सूबाई हुकूमतों के पास स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री चली गई है तो वो जो पहले एक सिलेक्शन से पहले जो भी उनका ट्रेनिंग और वो होता है वो बहुत सब जिम्मेदारी सूबों पर आती है। फेडरेशंस, सूबे एंड प्राइवेट सेक्टर, तीनों को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा और उनको चाहिए कि इनको फुल सपोर्ट दें ताकि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हम इनको एक ट्रेनिंग दिला सकें। यकीनन अगर दुनिया के मुकाबले में देखें तो यहाँ पे तो पीनट्स कुछ भी उन पे खर्च नहीं होता। तो डेफिनेटली कि ये एक वो इंडस्ट्री है, ये वो एरिया है जिसके ऊपर बहुत सी फंडिंग की ज़रूरत है, लेकिन वो फंडिंग हम सबको मिल के करनी पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त हो ये रहा है गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है लेकिन वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट है कि वो नज़र नहीं आता। देखिए, अगर 3 सूबों में आज तक स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही डेडिकेटेड स्पोर्ट्स मिनिस्टर ना हो तो दिस स्पीक्स कि वो कितनी कमिटमेंट्स का वो है। इसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे। हमने सारे एजुकेशन मिनिस्टर्स को भी लिख दिया है कि आप अपना प्लीज़ स्कूलों और कॉलेजेस में ये मैंडेटरी करें। अच्छा, ऑब्वियसली डॉक्टर साहब, हमने आपको इसीलिए ज़हमत दी है कि व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट सम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, वो तो नहीं देखेंगे कि सूबे क्या कर रहे हैं। योर मिनिस्ट्री वुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड आंसरेबल फॉर इट। ये बता दें कि हमने देख ही लिया, वाज़ह ये है कि हमारे एथलीट्स में टैलेंट था लेकिन कोचिंग नहीं थी, ट्रेनिंग नहीं थी, मील प्लान्स नहीं थे, बहुत कुछ है जो उनको चाहिए होता है, वो सब नहीं था। उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी मेहनत की। हुकूमत कम से कम ये जिम्मेदारी तो कबूल करे कि इन खिलाड़ियों ने जितनी मेहनत की है उनको अगर थोड़ी सहूलियात दे दी जाएं, जिस भी तरह से दी जाएं,
ताकि अगली दफा हम उम्मीद कर सकें। मतलब ये वो एथलीट्स हैं हमारे जिनको जीरो से स्टार्ट नहीं करना, वो 80-90 पे ऑलरेडी अपनी हिम्मत और मेहनत से पहुंचे हुए हैं, उनको बस थोड़ी सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। खासतौर पे दुनिया में कोई नई प्रैक्टिसेस हो रही हैं इन स्पोर्ट्स में जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं, कुछ इस किस्म की इंट्रोडक्शन हो सकती है। नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन जैसे इदारे हैं कि उनको किस तरह क्लब लेवल से लेके ऊपर तक एक इदारा होना चाहिए। पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को भी अपने जो भी उनकी है, क्योंकि वो हैं जो इस वक्त हर मैटर में इंटरफेयर कर रहे होते हैं और कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये उनका काम नहीं है। उनको चाहिए कि जब एक गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जब वो एक रिकग्नाइज करे एक फेडरेशन को, उसके बाद उनको किस तरह प्रमोट करना है वो उनके जिम्मेदारी वहाँ से शुरू होती है। ये ना कि वो उनकी मर्जी कि वो जिसको रिकग्नाइज करें और पैरेलल फेडरेशंस की तरफ जाएं। तो उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये सारी जो वीकनेसेस ऑफ द सिस्टम है इनने बहुत नुकसान पहुंचाया है। आखिर में आता है कि हाँ, आप बच्चे का पोटेंशियल है, फिर उसके फेडरेशंस किस तरह ट्रेनिंग्स करा रही हैं, फिर एक बेटर ट्रेनिंग के लिए जहाँ जहाँ गवर्नमेंट का सपोर्ट है उनको यकीनन इस वक्त बहुत कम फंडिंग हो रही है। आई एम एक्चुअली, दिस इज़ रिफ्रेशिंग डॉक्टर साहिबा कि आप मान रही हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। एक और चीज़ आपको अगर हम पॉइंट आउट करवा दें कि दिस रियली नीड्स टू चेंज, ये तो हमारा एक असूल ही बन गया है एंड इट्स ऑलमोस्ट एम्बेरसिंग नाउ। वो ये है और बड़े वाज़े अंदाज में ये सामने भी आ गई है इस बार कि मुख्तलिफ फेडरेशंस ने खिलाड़ियों के साथ कोच भेजने के बजाय अपने जो ओहदेदारान थे, जो वहाँ काम करते हैं लोग टॉप लेवल पे, उनका ट्रिप लगवा दिया। मतलब ये ओलंपिक्स का एक आलमी स्पोर्ट्स का एक मेला आप इसको कहें, कन्वेंशन आप व्हाटएवर, लेकिन हम तो वही ना थोड़ी सी हमारा ट्रिप ही लग जाएगा क्योंकि जीतना तो हमने है नहीं। मतलब ये जो सेंस है दिस इज सो ऑफ। तो ये उनसे पूछताछ होगी भाई तुम किस सिलसिले में चले गए। हमें अफसोस हो रहा था कि एवरी टाइम कोई एथलीट हमारा कोई प्लेयर गया और फिर वो जब मुड़ के देखता था तो हार्डली एनीबडी हैड अ कोच विद हिम। नज़र आ रहा था कि इसके साथ जो ऑफिसर्स गए हुए हैं ये वही हैं, कोच नहीं है। तो इसके बारे में क्या करना है? ये तो एम्बैरेसिंग है। बिल्कुल होनी चाहिए और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड करेगा, लेकिन उसके बीच में पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी को नहीं आना चाहिए। वो गवर्नमेंट को अपना रोल अदा करने नहीं दे रहे हैं। आईओसी चार्टर की आड़ में वो बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिसने इस मुल्क को, इस मुल्क की गेम्स को, स्पोर्ट्स को बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये गवर्नमेंट की काम है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि कौन से फेडरेशंस की इलेक्शंस फेयर हो रही हैं, ट्रांसपेरेंट हो रही हैं, और अगर नहीं हो रही और आज वो एथलीट को रोक के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो कह रहे हैं कि जी हम वो हैं, जस्ट बिकॉज वो आपको वोट दे देंगे तो आप उस झूठी फेडरेशंस को रिकग्नाइज कर लेंगे या पैरेलल फेडरेशंस को वो कर लेंगे। ये सिस्टम अब ख़त्म होने चाहिए क्योंकि अब पूरा पाकिस्तान जानता है कि कमज़ोरियाँ कहाँ पर हैं। एज फार एज गवर्नमेंट की जहाँ जिम्मेदारी है या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की जिम्मेदारी है, यकीनन उसमें बहुत ज़्यादा वीकनेसेस हैं। जब तक जिसके ये एक स्किल्ड इदारा है, ये एक यहाँ पे जो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के लोग होने थे वो आने चाहिए थे, ना कि आप इसको एक डस्टबिन समझें और जहाँ से जो भी आपका समझ आए कि आप कहें कि इसको इसमें डंप कर दें, तो फिर नताइज यही होंगे। वी ऑल नो कि क्या क्या गलतियां हैं जो हम कर रहे हैं और हम अब से नहीं, बाय द वे दहाइयों से किए चले जा रहे हैं। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की कोशिश करता है तो ओलंपिक एसोसिएशंस उसके काम में टांग अड़ाना शुरू कर देती हैं, जिनका काम अपैरेंटली स्पोर्ट्स की तरवीज और इन एथलीट्स की सपोर्ट होना चाहिए था, उन्हीं की वजह से मसले पैदा हो रहे हैं। अब अगली ओलंपिक्स बाय द वे जो लोग नहीं जानते हैं सिर्फ 3 साल दूर हैं, क्योंकि आपको पता है ना ये डिले हुए थे ओलंपिक्स जापान वाले। तो अब क्या कर सकते हैं अब हम बेहतरी के लिए क्या इक़दामात लेंगे, क्या कदम उठाएंगे ताकि हम प्रॉब्ली कोई मेडल ला सकें? इस मुल्क को एक
प्रॉपर स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है, दुनिया के मॉडल के ऊपर, बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर आपको वो इदारे बिल्ड करने की ज़रूरत है, चाहे उसमें नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन हो, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हो या पाकिस्तान ओलंपिक कमेटी हो और सूबा, इन सबको, इन चारों को अपने अपने रोल अदा करना होगा और अपने डोमेन में रहना होगा। रेगुलेटरी रोल पीएसबी का है, वो रोल पीएसबी को अदा करना होगा। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड पे एक मेरिट पे डीजी आया है और किसी के विम्सिकल डिसीजन पे अपॉइंटमेंट्स नहीं कर दी गई, एक एडवर्टाइज करके और वो देख के, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे वो स्क्वॉश के प्लेयर रहे हैं और भी स्टाफ के पर हमें है कि हम रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह बाकी स्टाफ भी इसी तरह मेरिट पर आएगा, ट्रांसपेरेंट पे आएगा और यही एक पहले स्टेप है जो मैं अपने दौर में इंशाल्लाह ये काम करके जाऊंगी। आई एम श्योर कि ज़रूरत तो है। आई होप कि वैसे तो आधे से ज़्यादा टेन्योर गुजर ही गया है, बाकी जो टाइम आपके भी टेन्योर का है, आप अपनी जिम्मेदारियां अदा करने के लिए भरपूर जान लगा देंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा। तो अगर हम ब्लेम करें ना तो ये हम इस हुकूमत की बात नहीं है, माशाल्लाह किसी ने तवज्जो नहीं दी। तो एक स्पोर्ट्स तो कोई प्रायोरिटी किसी के इन द पास्ट भी किसी के लिए नहीं रहा, लेकिन इस हुकूमत से बहुत एक्सपेक्टेशंस इसलिए हैं बिकॉज आवर प्राइम मिनिस्टर इज अ स्पोर्ट्स पर्सन हिमसेल्फ। उनसे बेहतर कौन जान सकता है। 28 ईयर्स के पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में कोई मेडल नहीं जीता। और बाय द वे, जब हम कहते हैं ना, जब डॉक्टर साहिबा भी कह रही थी कि पाकिस्तान को एक मजबूत स्पोर्ट्स पॉलिसी की ज़रूरत है, तो हम किसी से नहीं, सिर्फ इमरान खान साहब जब बतौर वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, उनसे ये ज़रूर एक्सपेक्ट करते हैं, ही बीइंग अ स्पोर्ट्स लेजेंड हिमसेल्फ, कि जनाब वो तो इस तरफ तवज्जो देते, क्योंकि कोई और समझे ना समझे वो तो समझते हैं, या अब तो दे दें एटलीस्ट। अब अच्छा, तो बहुत दूर नहीं है अगले ओलंपिक्स भी। सो इफ़ ही डज समथिंग ग्रेट। सरकारी मुहिम की बात करेंगे। वैसे हम हुकूमती सतह पे जो मुहिमात हैं इसकी तो बात करते रहते हैं, लेकिन आप पर्सनल सतह पे क्या क्या कर रहे हैं? प्लीज़ इफ़ यू प्लांटिंग एनी ट्री, एनी प्लांट्स, तो हमें पिक्चर लेके भेजिएगा जियो पाकिस्तान टीवी पे, क्योंकि हम अपनी सराउंडिंग्स में तो जहाँ जहाँ स्पॉट हमें नज़र आ रहा है वहाँ कोई दरख्त, कोई पौधा, कोई बेल, कुछ तो लगा सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं वो आप अपने सोशल मीडिया, ऑनलाइन मतलब ज़रूर डाला करें। कुछ चीज़ों पे तो हम वैसे ही कह देते हैं क्या करने की ज़रूरत थी, लेकिन एक है शजरकारी। अगर आपने कोई दरख्त लगाया है तो ज़रूर आप लगाएं तस्वीर, और अगर आप अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं तो वो भी आप ज़रूर तस्वीर लगवाएं ताकि लोग इंस्पायर हों। इन दो चीज़ों में मैं टोटली आपके साथ हूँ। तो आपको बता दें कि पंजाब में क्या हो रहा है जी। पंजाब में मॉनसून शजरकारी की ज़बरदस्त मुहिम जो है वो शुरू हो गई है और पंजाब भर के शहरों और गाँव में पौधे लगाए जा रहे हैं। सूबे भर में दरख्तों का जो है वो जाल बिछाने का टारगेट तय किया गया है। आई रियली लाइक द आइडिया ऑफ इट एंड आई थिंक इट वुड बी अमेजिंग। शानदार मुहिम के लिए बेहतरीन मौसम का इंतखाब भी किया गया है बिकॉज ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है इस वक्त दरख्त लगाने का, और मुस्बत तब्दीली के लिए हर शहरी को मुहिम में अपना हिस्सा डालना चाहिए और ये हम बार बार कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है, इसमें हमें ज्वाइन किया है बात करने के लिए पंजाब के फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं सब्तैन खान साहब। बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने वक्त दिया। खान साहब, प्लान क्या है सबसे पहले तो बताइए। हर दफ़ा हम शजरकारी मुहिमात देखते हैं, दरख्त लगाए जाते हैं, फ़ोटो ऑप्स होते हैं, फ़ोटो सेशंस तक एट टाइम्स बात महदूद रहती है, उसके बाद कोई फॉलो अप नहीं होता। लेकिन आपने इस मुहिम में कितने दरख्त लगाने हैं, कितने लगा दिए हैं, कुछ शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको पता है कि हमने ये मुहिम या ड्राइव हमने स्टार्ट की हुई है और इसको हमने दिया है मॉनसून कैंपेन भी और प्लांट फॉर पाकिस्तान। इसमें मेरा ख्याल है कि हम रिकॉर्ड प्लांटेशन कर रहे हैं और इंशाल्लाह हमारा जो टारगेट है वो होगा तकरीबन, हमने इस प्लांटेशन को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक 1 जुलाई टू 31 ऑफ दिसंबर और दूसरा 1 जनवरी से 30 जून, और इंशाल्लाह हमने 6 करोड़ प्लांटेशन का ये टारगेट दिया है फर्स्ट 6 मंथ्स में, और प्लांटेशन का हमने टारगेट दिया है सेकंड 6 क्वार्टरली उसमें ईयर में। तो दैट मीन्स दैट रिफ्लेक्ट्स हमने 12 करोड़ प्लांटेशन करनी है, और ये सिर्फ
पेपर वर्क नहीं होगा, ये थ्योरेटिकल वर्क नहीं होगा, बल्कि ये प्रैक्टिकल होगा और जो ये लोगों को नज़र भी आएगा और हम पूरी जिम्मेदारी से उनको ये इंस्पेक्शन भी कराएंगे, थर्ड पार्टी ऑडिट भी कराएंगे। ज़बरदस्त। इफ्तान साहब, ऑब्वियसली हम भी नज़र रखेंगे क्योंकि हमारा भी बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि कौन से एरियाज़ हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई किया है कि जी इनको हम कवर करेंगे, लोकेशन बताइए, और ख़ास तौर पे कौन से दरख्त हैं, क्योंकि कुछ हमने देखा है पहले भी कुछ दरख्त लगे हैं जो उन टेरेन्स पे सूटेबल नहीं रहे। तो ये सारी प्लानिंग तो हो गई होगी, तो प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो एरियाज़ बता दें। जी, एरियाज़ का ये है कि हमने पंजाब को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। एक जहाँ पे नेचुरल फॉरेस्ट्री है, जैसे आपका मरी, कहूटा, कोटली, सतियाँ, इस टाइप के एरियाज़ है जहाँ आप नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हमने वो इलाके डिटर्मिन किए हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा होती हैं, लेट्स सपोज जैसे नारोवाल, सियालकोट, लाहौर या इस टाइप के ये जो बेल्ट है, और जो फिर हमारा सदरन पार्ट है या सदरन पंजाब है, इसके लिए हमने स्पीशीज़ जो हैं वो अलहदा डिटर्मिन किए हैं। देखें पिछले दौरों में तकरीबन 2016 से लेकर 2019 तक आप ये देखें कि हमारी टोटल प्लांटेशन हुई 1 करोड़ और 35 लाख की टोटल। I think it was simply a ceremonial type of a plantation where it was not a practical one. तो हमने इस मॉडल को हमने चेंज किया और हम मैसिव, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है या चीफ मिनिस्टर पंजाब का विजन है, हम मैसिव प्लांटेशन की तरफ जा रहे हैं। और मैं आपके टीवी की वसातत से ये बात भी कहना चाहूँगा, आपके मीडिया ग्रुप की, कि हम अपने आप को फाइंड नहीं कर रहे टिल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। आपको पता है हमारे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 16 लाख एकड़ ज़मीन है, जो कि पंजाब का टोटल बनता है 3%, विच इज़ नॉट इनफ। हर सिविलाइज्ड या अंडर डेवलप्ड कंट्री में 25% हमारे पास एक्स्ट्रा ज़मीन होनी चाहिए फॉर ग्रीनरी, वेयर एज हमारे पास है 3%। और क्लाइमेट चेंज आपको पता है ये ज़ाहिर है इतना बड़ा इशू बन चुका है हमारा। ये बताइएगा खान साहब कि अभी हम परसों तरसों ही बात कर रहे थे, बच्चों को अप्रीशिएट कर रहे थे जीटी रोड पे गुजरावाला में 50,000 दरख्त एक साथ लगाने का, 1 मिनट में लगाने का बच्चे कुछ रिकॉर्ड बना रहे थे, उसकी तैयारी चल रही थी। हम तो बड़े खुश थे, लेकिन फिर अचानक से पता लगा कि जनाब तौफीक भट्ट साहब कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे जंगल बन जाएगा, इस तरह सिक्योरिटी इशूज़ हो जाएंगे। लेकिन अगर जंगल बन भी जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, जंगल बन जाएगा, वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम करना तो अल्टीमेटली हुकूमत की जिम्मेदारी है, चाहे वो जंगल हो, दरिया हो, सहरा हो या सड़क हो। तो जब सियासत लाई जाती है इस किस्म के कामों में, आपको क्या लगता है इससे लोग डिस्करेज नहीं होंगे? अब वो स्कूल के बच्चे क्या सोचेंगे कि जनाब हमने इतना अच्छा रिकॉर्ड बनाने का सोचा है, बीच में ये लोग टांग अड़ा रहे हैं? देखें, जहां तक सिक्योरिटी रिस्क का ताल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर देयर टू टेक केयर ऑफ सिक्योरिटी रिस्क। हमने प्लांटेशन करनी है और हमने मैसिव प्लांटेशन करनी है, और गुजरावाला का हमारा बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है और इंशाल्लाह बच्चे अभी भी एनकरेज्ड हैं और हमारा ये प्रोग्राम बढ़ेगा। और हमारा जो ये जैसे कुछ लोगों की ये राय थी कि यूक्लिप्टस जो है वो पानी ज़्यादा लेता है और इट्स नॉट फिजिबल या फ्रेंडली एनवायरमेंटल ये दरख्त नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारी रिसर्च के मुताबिक जिन ज़मीनों में सेम को आप समझते होंगे, या जो ज़मीनें नीचे वाटर लॉगिंग, जिसको आप वाटर लॉगिंग कहते हैं, उनमें हम यूक्लिप्टस लगाएंगे। और अब तो हमने साथ किकर, बेर, जामन, इस टाइप के प्लांटेशन भी स्टार्ट कर दिए। देखें, हमारा पहला टारगेट कि हमने पंजाब को लश ग्रीन करना है। जब लश ग्रीन करेंगे तो वो बादलों को एक्सट्रैक्ट करेगा, बारिशें ज़्यादा होंगी, और जब बारिशें ज़्यादा होंगी तो जो मजीद प्लांटेशन है वो इंशाल्लाह ब्रेक नहीं लग। खान साहब, बस फाइनली एक और सवाल, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि पौधे लग तो जाते हैं, दरख्त भी लग जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, फिर फॉलो अप नहीं होता। मतलब कभी कभार कुछ एरियाज में, कुछ टेरेन में तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बारिश भी हो जाती है, खुद ही ठीक रहते हैं, लेकिन सम प्लांट्स, सम एरियाज नीड टू बी लुक्ड आफ्टर। तो कोई फॉलो अप प्लान भी है उसके बाद उन पर नज़र रखना, उनकी टेक केयर करना, कि जो मेहनत एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट हमने कर दी है तो वो तो रंग लाए? इंशाल्लाह हमारे पास वो प्लान भी है,
और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूं कि हमने एक अपने डिपार्टमेंट को एक टारगेट दिया है कि जहां मोर्टेलिटी रेट 70% हमारी कामयाबी होगी, 30% हमारा मोर्टेलिटी रेट होगा, तो उसको हम बर्दाश्त करेंगे। जहां हमारी 70% से नीचे की कामयाबी या नाकामी की तरफ खुदा ना खास्ता जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल उसको रोकेंगे और जो जिम्मेदार ऑफिसर्स हैं, वील टेक अ स्ट्रिक्ट एक्शन उनको आंसरेबल बनाएंगे। जो खान साहब, एक क्विक ज़रा, हम फॉरेस्ट्री की तो बात कर रहे हैं, हमने इस बारे में तफसील से गुफ्तगू की है, लेकिन एक ज़रा इस मामले से हटकर, आप चूँकि सीनियर रहनुमा हैं PTI के पंजाब में, आपसे ज़रा पूछना चाहता हूँ, फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो अब शी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इट एनी मोर, कौन आ रहा है उनकी जगह? और फिर जहांगीर तरीन ग्रुप वाले वो जो मामलात हैं पंजाब में, क्या आप देख रहे हैं PTI के मामलात अंडर कंट्रोल हैं, पर्टिकुलरली एज फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें, वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ एक पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ हेडेड बाय आवर चेयरमैन इमरान खान एंड पंजाब चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार। बात या फिरदौस आशिक अवान साहिबा का ताल्लुक है, अगर मैं आपके ऑफिस से ही वापस जाऊं और मुझे पता चले कि सप्तान खान आपसे फॉरेस्ट्री ले ली है और आपको फलां डिपार्टमेंट दे दिया है या कोई डिपार्टमेंट नहीं दिया गया, तो ठीक है, वी आर विद द पार्टी, वी हैव टू टेक अ स्टैंड अलोंग द पार्टी, वी आर विद द पार्टी और सेटिस्फाइड जो हमारे पार्टी के चेयरमैन का डिसीजन होगा, वी विल स्टैंड अकॉर्डिंग टू दैट डिसीजन। नंबर 2, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक है, तो तरीन साहब रिपीटेडली कह चुके हैं कि मैं PTI के साथ हूं और मैं PTI के अंदर हूं और को किसी ने भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। तो ये देखें, अभी लेट्स सी व्हाट हैपन, बट टिल दिस टाइम ही इज विद PTI एंड ही इज कैटेगोरिकली टेलिंग दिस थिंग जी। और उनके मामलात अंडर कंट्रोल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सप्तान खान साहब से। तो आपने भी सवाल अपने कर ही लिए, लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड। ये जो शजरकारी मुहिम है, दिस साउंड्स प्रॉमिसिंग और मुझे पूरा आइडिया कि हम पंजाब को बिल्कुल लश ग्रीन कर देंगे। वो ऑलरेडी पंजाब काफ़ी ग्रीन है और मज़ीद हो जाए। कराची समेत सिंध भर में आज से लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है, लेकिन प्लीज़ अपने रवैयों में नरमी ना लाइएगा। टेक दिस स्टिल वेरी सीरियसली। शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक खुले रहने की इजाज़त है। तालीमी इदारे बाय द वे अभी नहीं खुले हैं, 19 अगस्त तक बंद रहेंगे और लॉकडाउन नरम करने के साथ साथ कोरोना केसेस में वैसे बाय द वे नरमी नहीं आई है। माहिर से डॉक्टर साद नियाज हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे लोग एहतियात को ज़्यादा संजीदा नहीं ले रहे और हम रोज़ कहते भी रहते हैं, रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं। तो इस बार भी ऐसा हुआ तो डेल्टा वेरिएंट तो किसी को बख्शेगा नहीं, ये हमें बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह है। तो आपके ख्याल में केसेस फिर बढ़े तो हुकूमत को क्या एक बार फिर लॉकडाउन की ऑप्शन पर सोचना चाहिए या फिर अब कोई फ़ायदा नहीं, या क्या आप इसके बारे में कहेंगे? कुछ मुल्कों में ऑलरेडी 5th वेव का मामला शुरू हुआ है, तो ये सिलसिला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। तो अगर हम एहतियात को अपनी एहतियात पे जोर नहीं देंगे तो ज़ाहिर है फिर हम दोबारा मुश्किल में जाएंगे, हम मुआशी मुश्किल में भी जाएंगे और ज़ाहिर है सेहत के हिसाब से तो हम नुकसान उठा ही रहे हैं। जब इस मर्ज से जो भी मुब्तला होता है या जो भी इससे जिसको हम इन्फेक्शन देते हैं, मैं समझता हूँ अभी ये मुहर्रम का भी महीना आ रहा है, उसमें भी एहतियात की ज़रूरत है। वहाँ पे भी लोगों को अब SOPs बिल्कुल फॉलो नहीं होते। अब गवर्नमेंट का ये काम है और इदारों का ये काम है कि वो चाहे अगर वो इन सब चीज़ों को अलाउ करेंगे, जहाँ पे गैदरिंग होगी, जुलूस होंगे, तो वहाँ इस चीज़ को तो कम से कम इसको यकीनी बनाएं कि ये SOPs का प्रॉपर वहाँ पे इतलाक होगा और वो SOPs के बगैर उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। इंडीड आपने बड़े ज़ाहिर है, हमारे कोई भी मौका आता है, ईद होती है, मुहर्रम आते हैं, एकदम से केसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि हमारे लोग एहतियात को इंडीड संजीदा नहीं लेते हैं, लेकिन पता नहीं हम इस सिलसिले में क्या करें कि हम संजीदा लेना शुरू कर दें। अब बताइए आगे क्या हमें करना चाहिए? वी नीड टू इंडीड लर्न टू लिव विद इट। इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए आपका क्या अंदाज़ा है? क्या कोरोना की चौथी लहर की पीक आ चुकी है या अभी पीक आनी है इसकी? देखिए, जो पिछले कुछ अरसे से जो नंबर्स चल रहे हैं, कराची सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, तो यहाँ पे तो स्टेबिलिटी है। तो उम्मीद है कि ये जो अभी लॉकडाउन हुआ है इसके बाद भी थोड़े से नंबर्स नीचे आने चाहिए और अगर जैसे आपने कहा एहतियात अगर लोग करेंगे तो इंशाल्लाह इससे जैसे हम पिछली लहरों से
अल्लाह ताला ने हमको बचाया है। उम्मीद है कि हम इस लहर से भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे। और अगर हमने एहतियात नहीं की तो जैसा मैंने आपको कहा, अब ये जो इज्तिमात का सिलसिला शुरू होगा, मुहर्रम का होगा, उसके आगे भी होगा, तो इसमें हमें अगर एहतियात नहीं की तो फिर हम दोबारा इसी मुसीबत में फंसेंगे और फिर वही एक सर्कल चलता रहेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि 5th वेव की बात हो रही है, तो अभी तो हम 4th में फंसे हुए हैं, इससे निकलेंगे तो फिर हमें दोबारा इसी वायरस को झेलना पड़ेगा। तो अगर हमने अपनी ज़िंदगी में एहतियाती तदाबीर को वाकई अपने ऊपर लागू कर लिया तो मुझे यकीन है कि फिर हम इस मसले से इतना ज़्यादा हमें परेशानी नहीं होगी जितना इस वक्त भी हुई है और इससे पहले भी हुई। थैंक यू डॉक्टर साहब। और बहुत लोग मुंतज़िर थे जनाब के ये सफ़र मुक़द्दस और सऊदी अरब जो है कब थोड़ा सा नरमी करेगा अपनी पॉलिसी में, और फाइनली उम्रा ज़ायरीन को इजाज़त मिल गई। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ज़रा मुश्किल मुझे लगता है अभी भी है। कैच है जिसको कहा जाता है ना, इट्स नॉट एज इजी एज इट साउंड्स। आपको बता दें कोरोना वबा के 1.5 साल बाद सऊदी हुकूमत ने वैक्सीन लगाने वाले गैर मुल्कियों के लिए उम्रे के वीज़े खोल दिए हैं और उम्रा करने वालों की गुंजाइश 60,000 रखी जाएगी। हर माह 20 लाख अफराद उम्रा अदा कर सकेंगे। आज 60,000 पर डे है ऑब्वियसली। और आज से जी सऊदी अरब उम्रे की दरख्वास्तों की वसूली शुरू कर देगा। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए अब भी काफ़ी मुश्किलात हैं, और वो ये कि उम्रे की इजाज़त सिर्फ उन लोगों को होगी जिन्हें सऊदी हुकूमत की मंजूर शुदा फाइजर, एस्ट्राजेनेका या मॉडर्ना वैक्सीन लग चुकी होंगी या उनका बूस्टर शॉट लगा होगा। तो ये बड़ा आपको पता है ना 6 महीने से पहले नहीं लग सकता। कंडीशन है। पाकिस्तान में अक्सर लोगों को आपको पता है चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म या साइनोवैक की लग सकी हैं। बूस्टर शॉट्स तो 6 माह बाद लग सकते हैं। आई वाज वेटिंग माई सेल्फ कि जनाब अगर इस तरह का कोई सिलसिला बने तो फिर 6 महीने आपको इंतज़ार ऑलरेडी करना पड़ेगा। उम्रा दरखास्तें कबूल करने से पहले हुकूमत को बूस्टर शॉट्स की पॉलिसी तय करना होगी जो अभी तय नहीं है। और वैसे हम हुकूमत को भी कैसे ब्लेम करें, अभी तो हमारी कंसिडरेबल पॉपुलेशन ही वैक्सीनेट नहीं हुई है, तो बूस्टर शॉट्स कहाँ से आ जाएंगे। सऊदी हुकूमत की मंजूर शुदा वैक्सीन की मतलूबा तादाद में दस्तियाबी भी एक बड़ा चैलेंज हो सकती है। ये सारे इशूज़ हैं। अब हमारे बूस्टर शॉट की पॉलिसी कब तक बन जाएगी, क्योंकि इनिशियली जिन लोगों ने वैक्सीन लगाई हुई है अभी वैसे उन्हें भी 6 महीने नहीं होंगे, लेकिन अगले 1-1.5 महीने में 6 महीने हो जाएंगे। प्रॉब्ली दे माइट लुक फॉर अ बूस्टर शॉट। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो यही बात डॉक्टर साहब से कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सऊदी अरब ने उम्रे की इजाज़त इस शर्त के साथ दी है कि साइनोफार्म वगैरह लगवाने वाले सऊदी हुकूमत की मंजूर करदा वैक्सीन का बूस्टर शॉट लगवा कर ही आ सकते हैं। तो बूस्टर तो वैक्सीन के 6 माह बाद ही लग सकता है। तो क्या फिर पाकिस्तानी 6 माह गुजरने का इंतज़ार करें या फिर आप लोग एक्सपेडाइट कर सकते हैं मामला? क्या सोचा है इस बारे में? लेकिन जी इस वक्त बूस्टर डोज की जहाँ तक बात है तो वो जो पहले आपको वैक्सीन लगी होती है बाहर के कुछ ममालिक में उसी की बूस्टर डोज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। मगर ये जो वैक्सीन का मिक्स एंड मैच है कि पहले आपने कोई और लगाई है और बाद में आप किसी और की बूस्टर डोज लगाएं, इसका अभी क्लिनिकल डाटा, इसका सेफ्टी डाटा इस मिक्स एंड मैच वैक्सीन का जो है वो अभी किसी भी ग्लोबल बॉडी ने इशू नहीं किया। इसके ऊपर स्टडी हो रही है। हम लोग भी इसको, पाकिस्तान भी इसको बहुत क्लोजली फॉलो कर रहे हैं, पर अभी हम इस चीज़ के हक में नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई सेफ्टी डाटा ऐसा नहीं है जिसके मुताबिक हम ये समझ सकें कि एक वैक्सीन लगवाई हुई है 2 शॉट्स और फिर हम तीसरा बूस्टर डोज जो है वो किसी दूसरी वैक्सीन के लगवाएं। सेफ्टी डाटा हमारे पास मौजूद नहीं, इसलिए अभी गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है बूस्टर डोज लगाने की। बट बहुत से ममालिक में ऑलरेडी ये बूस्टर शॉट्स लग रहे हैं वेरिएशन ऑफ वैक्सीन के। डॉक्टर साहबा, पाकिस्तान में सऊदी हुकूमत की मंजूर करदा वैक्सीन में से 3 तो दस्तयाब रही हैं, लेकिन हुकूमत की तरजीह ज़्यादातर बीमार अफराद या बैरून मुल्क काम करने वाले या पढ़ने वाले लोगों के ही रहे हैं, या प्रेगनेंट खवातीन, मॉडर्ना वगैरह की अगर हम बात करें, ऑल्दो एस्ट्राजेनेका लगी है, ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों को साइनोवैक साइनोफार्म लगी है। तो उम्रा करने के ख्वाहिशमंद अफराद ऐसा क्या करेंगे, क्योंकि आप तो कह रही हैं अभी लग ही नहीं सकता, बूस्टर शॉट भी लगना है तो वेरिएशन नहीं ला सकते हम। देखिए जी, मैंने जिस तरह बताया कि सिर्फ वो लोग ही ये वाली वैक्सीन, अगर उनको पहले ये वैक्सीन लगी हुई है, ये एस्ट्राजेनेका, फाइजर और मॉडर्ना, ये तीनों वैक्सीन जो हैं ये सऊदीया में एक्सेप्टेबल हैं। अगर ये उनको लगी हुई हैं तो वो जा सकते हैं। वैसे भी 3rd डोज जो है
वो अभी गवर्नमेंट जो है वो नहीं लगा रही किसी को भी, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि अभी हमारे पास उसका डाटा मौजूद नहीं है कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारी पहली तरजीह ये है कि हम अपनी जो 70-80% पॉपुलेशन है तरजीह बुनियाद पे उनको हम वैक्सीनेट करें। पहले हमारी बेस लाइन बन जाए, हम अपनी मेन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लें, उसके बाद बूस्टर डोजेस की तरफ आएंगे। अभी हुकूमत की बूस्टर डोज की कोई पॉलिसी जो है वो नहीं बनाई गई। वी अग्री विद यू डॉक्टर साहिबा, क्योंकि इस सब के साथ ये बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में वैक्सीनेशन प्रोग्राम और तेज़ किया जाए और मुकर्ररा अहदाफ जो हैं वो हासिल किए जाएं। तो ये बताइएगा कि क्या मौजूदा सूरत हाल में इस साल के एंड तक जो सोचा हुआ है कि 7 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन होगी, वो आपको लग रहा है कि अभी भी वी आर ऑन टारगेट और हो जाएगी? जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से वैक्सीनेशन की स्पीड हमारी बढ़ी है कि पहली वैक्सीन जो 1 करोड़ थे वो हमारे 113 दिनों में हुए थे, दूसरा करोड़ जो था वो 28 दिनों में हुआ था, तीसरा करोड़ जो है वो 16 दिनों में हुआ था। और अब इंशाल्लाह ताला जिस तरह डेली बेसिस पे 11 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो डेली उनकी वैक्सीनेशन हो रही है, तो ये इससे भी ज़्यादा कम दिनों में इंशाल्लाह हम 4था करोड़ अचीव कर लेंगे। और पहले हमारा टारगेट ये था कि हम इस साल के आखिर तक जो है वो अपने 7 करोड़ आवाम को लगाएंगे, मगर जिस स्पीड के ऊपर वैक्सीनेशन हो रही है हम समझते हैं कि हम ना सिर्फ इस अहदाफ को अचीव करेंगे बल्कि इससे बढ़ के हमने खुद से अपना जो हदफ है वो अब 8 करोड़ कर लिया और इंशाल्लाह ताला जो है वो हदफ हम अचीव करेंगे। जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा हमारे साथ मौजूद थी। सऊदी अरब वाली अभी तक पॉलिसी जनाब, जिन लोगों को तो लकीली एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या फाइजर वगैरह लग गई है वो जा सकते हैं, अदरवाइज साइनोवैक, साइनोफार्म वाले अभी नहीं जा सकते हैं। हम ऐसे कोई भाम नहीं क्रिएट करना चाहते। 6 महीने गुजरने के बाद भी अभी आपको किसी और वैक्सीन का बूस्टर लगेगा नहीं लगेगा, दिस इज़ टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट इट बाय द वे। अच्छा जी, अब हमारे 2 मेहमान हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आप तसव्वुर करें किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जिन 2 लोगों से, जिन नौजवानों से हमने आपकी मुलाकात करानी है, ये पैदाइशी नाबीना नहीं थे, विजुअल इम्पेयरमेंट इन्हें पैदाइशी नहीं थी। विद पैसेज ऑफ टाइम फ़िज़ा जिनकी हम बात कर रहे हैं उनको तो 18 साल की उम्र में शी लॉस्ट हर विजन। सो 18 साल तक जिस बच्चे ने, जिस नौजवान ने सब कुछ ज़िंदगी का देखा हो, रंग देखे हों, एंटरटेन ज़िंदगी इंजॉय की हो, उसके बाद एकदम से बीनाई चली जाए। और अली की ऑल्दो बहुत ही अर्ली एज में 10 साल की उम्र में इनकी बीनाई चली गई थी, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने जैसे और लोगों के लिए काम करते चले गए। और अब इन्होंने ख़ास फूड्स के नाम से एक ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योरियल वेंचर शुरू किया है जिसमें खाना बनाते हैं, लोगों को डिलीवर करते हैं। फ़िज़ा ज़बरदस्त शेफ़ हैं, अली डिजिटल मार्केटिंग और डिलीवरी प्रोसेस में उनका साथ देते हैं। और ये आइडिया कैसे आया था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। डाइनिंग इन द डार्क एक कॉन्सेप्ट था और अली जो है ना ये सब कुछ बहुत कुछ करते रहते हैं। इन्होंने बहुत से उन लोगों को दावत दी जो विजुअल इम्पेयरमेंट जिनको नहीं थी, नॉर्मल लोगों को दावत दी। वैसे आई डोंट थिंक नॉर्मल इज द राइट टर्म। क्यों ना अली से ही कहानी सुन ले, बिकॉज ये बहुत ही फैसिनेटिंग है और बड़े कम लोग हैं जिनको ये पता होगा। फ़िज़ा हुसैन, अली तरीन हमारे साथ हैं। अली एंड फ़िज़ा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अली सबसे पहले तो प्लीज़ ये बता दीजिए। अच्छा, अब हम सामने देख रहे हैं और अली और फ़िज़ा आप भी अपने बिल्कुल वो तो सामने देख ही रहे हैं। अली बताइएगा, ये हमें आइडिया हम बड़ा अच्छा लगा, हम टीवी पे इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, ये आइडिया कहाँ से आया? ओके, सो ये आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली लोग पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के हवाले से हमसे तरह तरह के सवाल करते थे और कम्युनिकेशन से रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों के हवाले से। और ये जो आइडिया है ये पाकिस्तान में नया है, लेकिन बाहर के ममालिक में इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सो पाकिस्तान में हमने कहा कि वाई नॉट हम खुद स्टार्ट करें, और क्योंकि हमारे कुछ सोशल वेंचर्स भी हैं जिसके थ्रू हम अवेयरनेस देते रहते थे। सो हमने फिर डाइनिंग इन द डार्क का कॉन्सेप्ट लेके आया और इसमें हमने फिर सेलिब्रिटीज़ को बुलाया, एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाया। और हमने कहा कि कैसा फ़ील करते हैं कि अगर हम उनको आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए विजुअल इम्पेयरमेंट कर दें और उनको फिर खाना दिया जाए। और उसकी एक और हाईलाइट जो थी वो ये थी कि जो खाना बनाया था वो फ़िज़ा ने बनाया था। तो यहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ और जो खाने का फ़ीडबैक था और जो इवेंट का फ़ीडबैक था वो बहुत ज़बरदस्त था।
और फिर ये इवॉल्व होते होते डाइनिंग इन द डार्क से ख़ास फूड्स तक का सफ़र शुरू हुआ। अच्छा फिजा, ये बहुत ही इंस्पायरिंग किस्म की बात है, क्योंकि हम आपको दोबारा हम दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह आप खाना बना रही हैं। अब मैं और अब्दुल्ला और हमारी टीम खाने में इतने इंटरेस्टेड हैं कि आप हमारी आंखों पे पट्टी बांध दें, आप हमारी कानों में रुइयां डाल, कुछ भी कर दें, ऑलवेज रेडी टू ईट। तो आप बताएं कि ये आपका शौक किस तरह हुआ? क्या अम्मी आपकी मदद करती हैं या फिर टोटली आप ऑन योर ओन करती हैं? लग वैसे विजुअल देख के हमें फुटेज देख के लग रहा है कि आप वेरी प्रो, बड़ी जबरदस्त हैं आप। जी फिजा। अच्छा, कुकिंग तो मेरा पैशन था, ठीक है। जब मैं ब्लाइंड नहीं हुई थी, बहुत यंग एज से मैं सारा काम करना शुरू हो गई थी। मुझे उस वक्त कोई इतने टीवी शोज़ आते नहीं थे, तो मैं खुद एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे बना रही होती थी। उसके बाद फिर मैंने टीवी शोज़ और बाकी जगहों से सीखना शुरू किया और अच्छा रिज़ल्ट आने लगा, अच्छा फीडबैक आने लगा, इंकरेजमेंट मिलने लगी, तो बहुत मज़ा आता था मुझे एक एनर्जी मिलती है जब मुझे खाना बनाने के बाद कोई अच्छा फीडबैक मिलता है, तो मुझे मज़ा आता है। तो इसी चीज़ ने बहुत मोटिवेट किया। और एक चीज़ ये भी मोटिवेशन की थी कि लोगों के साथ ये कॉन्सेप्ट है कि ब्लाइंड हैं तो शायद ये कुछ कर नहीं सकते, इन्हें नज़र नहीं आता तो और काम भी नहीं हो सकते, ये टोटली डिपेंडेंट हैं, इनकी फैमिलीज़ ही इन लोग को फैसिलिटेट कर सकती हैं। तो एक ये मिशन भी था कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ब्लाइंडनेस, क्योंकि आग छुरी सबके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये बहुत ख़तरनाक काम है, तो ब्लाइंडनेस के साथ आप कैसे कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देना भी हमारा एक मिशन था कि ब्लाइंडनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी बिल्कुल नाकारा, बेकार। लेकिन बड़ी हिम्मत चाहिए फिजा, क्योंकि आप पैदाइशी नाबीना नहीं थी। आप 18 साल की उम्र में इफ़ यू लॉस्ट योर विजन, तो बहुत से लोग होते हैं वो तो डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ करने का सोचते ही नहीं है। तो वो हिम्मत कहाँ से आई कि जनाब ये हो तो गया, ये सानेहा तो हो गया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी आपने? हाँ, हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मैंने बहुत टाइम लिया अपने आप को वापस से एम्पावर करने में। मैंने ऑलमोस्ट 10 साल जो है रातों को रो के गुजारा है, दुआएं मांगी अल्लाह मियाँ मुझे वापस अपने पास बुला लें या मुझे ठीक कर दें। और इस ठीक करने में लेकिन मैंने लर्निंग का वो जो है सफ़र ख़त्म नहीं किया था, मैं सीखती रही थी, बहुत सारी ट्रेनिंग्स ऐसी लेती रही थी जो मुझे इंडिपेंडेंट बनाए, जो मुझे एम्पावर बनाए। उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि जब मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिन्हें मुझे इंडिपेंडेंट करना है। तो फिर इस तरह की जो ट्रेनिंग्स मैंने खुद सीखी, अपने आप को एम्पावर किया। तो उसके बाद फिर मैंने ब्लाइंड लड़कियों को कुकिंग करना, इवन डोमेस्टिक टास्क में आपको इस्त्री करना, मेकअप करना, ये सारी चीज़ें जो है मैं 3 साल से मैं ट्रेनिंग्स करवा रही हूँ लड़कियों को। अमेजिंग बात है। और ख़ास तौर पे आई एम श्योर एक जो सहारा होता है वो आपको एक दूसरे का भी है, क्योंकि दोनों भाई बहन साथ भी हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं। अब अली, बहुत ही आप कॉन्फिडेंट हैं और ये आइडिया इतना हमें ज़बरदस्त लगा है, ख़ास तौर पे कमिंग फ्रॉम यू, कि हम लोगों को बताएं तो सही कि ये एक्चुअली हाउ इट फील्स। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों से बात करके कि आप बस यहाँ तक रुकने वाले नहीं है, तो यकीनन आपके पास कोई और आइडियाज़ भी हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। अली बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने ये तो जस्ट बिगिनिंग है, मुझे ऐसा लगता है इसका आगाज़ हमने कर दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है। तो अब मैं और फ़िज़ा ने ये इनिशिएटिव ले लिया, तो ये जो इनिशिएटिव है वो मेरे तक या फ़िज़ा तक रुकना नहीं चाहिए। ये और ऐसे लोग जो हमारे जैसे हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन तक भी ये जो मिशन है वो आगे जाना चाहिए। और इस हवाले से हमने सोच ये रखा है कि हम वो सारी चीज़ें जो हमने सीखी हुई हैं वो और लोगों को सिखाएंगे। अपने ख़ास फूड्स में भी लोगों को शामिल करेंगे। ख़ास फूड्स अभी एक कराची का वेंचर है, इसको हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेके जाना है, लाहौर, इस्लामाबाद, हर जगह पे वो तो लोग आपसे फ्रेंचाइज के लिए रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, अब ये बता दें कि हाउ कैन समबडी ऑर्डर फ्रॉम खास फूड्स? अभी ये जो हमारे ऑनलाइन फूड पोर्टल्स हैं उन पे है मौजूद, नहीं मौजूद है, या अगर हमने आपसे भी घर पे खाना मंगवाना है तो हम क्या करें? क्योंकि वी वांट पीपल टू नो। बिल्कुल, हाँ डेफिनेटली जी। इसके लिए हमारे पास एक फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम है जिसका जो यूज़र नेम है वो है खास फूड्स, KHAASFOODZ। अच्छा, FOODZ, जनाब ये याद रखिए। और इसके अलावा 03365454 लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। 227 03365454 पे भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये हमारा डेडिकेटेड नंबर है और ये हमारा डेडिकेटेड फेसबुक पेज है। हमारा मेन्यूज़, हमारे जो तमाम डिटेल्स हैं वो वहाँ से। सबसे हिट डिश कौन सी है फ़िज़ा आपकी? जिंजर चिकन और फ्राइड राइस। वंडरफुल। मीठा भी बनाती हैं आप? अच्छा, कुछ मीठा भी बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं खुद मीठे की शौकीन नहीं हूँ, तो मैं ज़्यादा मीठा नहीं बनाती। वैसे कस्टर्ड वगैरह हम इस तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं। अच्छा फ़िज़ा, आप तो ऑब्वियसली ये तो बड़ा प्रोफेशनल अंदाज है, मैं देख भी रही हूँ यहाँ स्क्रीन पे। सफाई भी कमाल की है बाय द वे, बड़ा मुश्किल है इस तरह खाना बनाना। लेकिन
ये तो प्रोफेशनल आपका काम है ना, तो घर के खाने भी मतलब आप ही बना लेती हैं या फिर आप अब हो चुकी हैं कि सॉरी अब सिर्फ ऑर्डर पे बनाऊंगी? अब सिर्फ ऑर्डर होगा तो हम करेंगे वरना नहीं करेंगे। सैटरडे संडे को हम सॉरी कर लेते हैं, बाकी फास्ट फूड में हम कहते हैं हाँ यही वाला खाना है, सब यही खाएं। तो यानी जो बन रहा है, जो ऑर्डर हो रहा है घर वालों के लिए, ठीक है जी, अब हमने ऑर्डर पे भेजना है तो वही खाना, क्योंकि अच्छा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी है ताकि लोगों को जाए कि जो खाना हम लोगों को भेज रहे हैं क्योंकि वो टेस्टी, हेल्दी और इकोनॉमिकल है, तो हम कोशिश करते हैं कि वो खाना हम फिर घर में भी खाएं ताकि किसी किस्म का मिसकंसेप्शन ना। तो अभी आपकी कराची भर में डिलीवरी है या कुछ मखसूस इलाकों तक? नहीं जी, अभी हमारी जो डिलीवरी है वो कराची भर में है और कराची से, पूरे कराची से कोई भी हमें कॉल करके मैसेज करके मंगवा सकता है। तो फिर अब मैं तो आपको ऑर्डर करने वाला हूँ। अच्छा ये बिल्कुल मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, माशाल्लाह ये बिजनेस तो एक जगह है लेकिन उससे पहले पढ़ाइयाँ भी आपने की हैं, तो वो अली जल्दी से अगर आप बता सकते हैं हमें, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग भी आप कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी इसी तरह आपने की है। ऑब्वियसली विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ कोई स्पेशल स्कूल होता है या फिर आप आपने रेगुलर पढ़ाई की है जो करते हैं? जो इनिशियल एजुकेशन मैंने होम स्कूलिंग में की, उसके बाद फिर मैं स्पेशल स्कूल में चला गया क्योंकि स्पेशल स्कूलिंग भी ज़रूरी होती है, डेयरी एक स्कूल है। अच्छा, उसके बाद फिर जो बाकी की तालीम का सफ़र है वो इंक्लूसिव एजुकेशन के ज़रिए है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैंने मास्टर्स किया है मास कम्युनिकेशन में और करंटली जो है वो एमफिल जो है इन प्रोग्रेस है मास कम्युनिकेशन में ही। और इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है वो मैंने IBA। नहीं, आप बड़े प्रोएक्टिव हैं जनाब। आप अली जो भी कोई नया वेंचर करते हैं ना, मुझे व्हाट्सएप पे अपडेट करते हैं, तो मुझे पता लगता रहता है। मैं आई एम सो इंस्पायर्ड बाय हिम कि ये ज़िंदगी में एक इतना बड़ा चैलेंज होने के बावजूद हर वक्त कुछ ना कुछ करने में लगे रहते हैं। फिज़ा, कोई फ्यूचर प्लान बताइए, आप क्या करना चाहती हैं? आप सबसे बड़ा पाकिस्तान का शेफ़ बनना चाहती हैं या आप ऑलरेडी क्लासेस दे रही हैं और लड़कियों को? और इसमें जो विजुअली इम्पेयर्ड लड़कियां वो तो हैं, दीगर बच्चे भी आ सकते हैं आपके पास? डेफिनेटली, अगर वो मिलेंगे तो ज़रूर आ सकते हैं और मिशन यही है कि खुद भी एम्पावर हुए हैं और बाकी भी जितने भी लोग हैं उनको एम्पावर, पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट को एम्पावर करेंगे हर लिहाज से, जहाँ भी उनको नीड है, जिस डोमेन में उनको नीड होगी, हम उस डोमेन में। You're on the right track, फ़िज़ा अली, thank you for joining us. बहुत ही बड़ी खुशी हुई आप दोनों से मिलके, अली और फ़िज़ा। अब ऑनेस्टली इनसे बातें कर रहे हो, इनकी अचीवमेंट्स देखो तो पता भी नहीं चलता कि कोई चैलेंज है जो कि एक्चुअली इन्होंने चैलेंज बनने ही नहीं दिया। तो सबसे खूबसूरत बात तो ये है। बहुत बहुत शुक्रिया इधर आने का और थिंक अबाउट दिस, बी इंस्पायर्ड वी वुड से। और हम एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं। और शिकवे शिकायत जो हम करते रहते हैं ना, आप सोचिए कि लोगों की ज़िंदगी में कितने बड़े चैलेंज हैं, उसके बावजूद वो आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इस पे जरा थिंक अबाउट इट एक्चुअली। जरा हम बात बताएं आपको कि वज़ीर आज़म इमरान खान अक्सर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पर जो है वो ब्रीफिंग्स जो है लेते रहते हैं और अब उन्होंने ख़ुद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वोट डालकर उसकी कारकर्दगी जो है उसका अमली जायज़ा भी ले लिया है एंड ही इज़ वेरी सेटिस्फाइड। तजुर्बे के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिबली फराज और उनकी टीम को मुबारकबाद दी और आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के इस्तेमाल का इशारा भी दे दिया। ऑलराइट, सो मुबारकबाद थोड़ी सी फवाद चौधरी को भी नहीं देते, वैसे उससे पहले से भी काम हो रहा है। तो काम तो काफी पीछे से स्टार्ट हुआ है। ऑपोजिशन को एतमाद में लिए बगैर, बाय द वे ये अहम पॉइंट है। हुकूमत बिल्कुल वाज़ेह है कि अगले इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर ही होंगे, लेकिन ऑपोजिशन भी कायम है कि ऐसा नहीं होने देंगे। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ है कि हुकूमत वोटिंग मशीन से धांधली का मनसूबा बना रही है जो किसी सूरत पूरा नहीं होने देंगे। इस मामले में डेडलॉक ख़त्म करने की जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत की ही है। इत्तेफाक़ राय के बगैर तो इंतखाबात कराना वैसे किसी भी सियासी तनाज़े को दावत देने के मुतरादिफ होगा। आप रहनुमा PTI वैसे मैं एक बात बताऊं, आई एम ऑल फॉर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। वैसे पता है क्या, रियली मूव ऑन। वो जिस तरह आप सारे वोट्स पड़े होते हैं, पैरों में फंसाए होते हैं, वो गिन गिन के गिनतियां हो रही होती है, यू थिंक कि उसमें गलती नहीं होगी और इलेक्ट्रॉनिक मशीन में गलती होगी? और काउंटर चेक करें आप, इसको शुरू तो होने दें प्रोसेस को। तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप कोई इंटरनेशनल बॉडी, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बुला सकते हैं जो सारे प्रोसेस को वो लोग करें। गेट ओवर दैट सिस्टम। अच्छा जी, सदाकत अली वासी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वासी साहब, वज़ीर आज़म समझते हैं कि अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत हों, दूसरा ऑप्शन है नहीं। क्या ये मशीनें बाय द वे क्या बिल्कुल तैयार हैं? आर वी अप फॉर इट कि हम इतने बड़े मुल्क में, इतनी आबादी वाले मुल्क में एकदम से पहली ही दफ़ा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे इंतखाब करा दें? जी बिल्कुल, मशीन एक तो पुरानी मशीन भी रेडी थी, एक मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक नई मशीन वज़ीर आज़म को दिखाई है और इस मशीन की खूबी ये है कि ये एक तो इलेक्ट्रॉनिकली भी रिकॉर्ड रखेगी और इसकी पर्ची भी निकलेगी, बैलेट पेपर भी निकलेगा जिसके ऊपर स्टैंप लगी हुई होगी और वो
जाके डब्बे में पड़ जाएगा। अगर कोई खुदा न खास्ता किसी को कोई शक है और ये जो आपके पोलिंग एजेंट्स हैं उनके सामने वोट कास्ट होगा, अगर किसी को शक हो तो वो उसको काउंट भी कर सकता है। लेकिन सबसे अच्छी इसमें बात यह है कि जो ही इलेक्शन का टाइम खत्म होगा, अगले 1 मिनट में रिजल्ट सामने होगा, एक बटन दबाएंगे तो रिजल्ट निकल आएगा और वो से रिजल्ट की जो फॉर्म 45 है वो भी साथ प्रिंट हो जाएगा। तो मशीन बिल्कुल तैयार है, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस तो थी नहीं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ही अच्छी अचीवमेंट होगी अगले इलेक्शन को साफ और शफाफ बनाने के लिए। और हुकूमत चाहती है कि जो अगला जनरल इलेक्शन है उससे पहले इसको छोटे इलेक्शन में टेस्ट भी कर लिया जाए। अच्छा बासी साहब, हुकूमत की ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन इस मशीन को इलेक्शन में इस्तेमाल करना है तो कानून साजी करना पड़ेगी उसके हवाले, उसके बगैर तो हो नहीं सकता। मशीन पे एतराज नहीं है, प्रोसेस पे बेसिकली एतराज है। लेकिन ऑपोजिशन का साथ भी चाहिए होगा, उनको भी साथ मिलाए बगैर हो नहीं सकता, और ऑपोजिशन इसके हक में बिल्कुल नहीं है, तो उन्हें मनाने की कोशिश करनी होगी। मतलब उसके बारे में क्या सोचा, ये किस तरह आगे बात जाएगी? देखिए, आपको पता है हमारी ऑपोजिशन का एक रवायती तरीका है, लेकिन हम इस मशीन को पब्लिक में लेके जाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि पूरा एक नैरेटिव बनाएंगे जो हम समझते हैं कि जब हम आवाम को समझाएंगे कि एक तरफ तो उनका बयानिया है कि इलेक्शन में धांधली हुई है, और दूसरी तरफ धांधली का जो रोकने का एक ज़बरदस्त साइंटिफिक तरीका है कि जो मशीन है जो ना कभी किसी इंटरनेट से कनेक्टेड होगी, ना उसमें कोई इस तरह की डिवाइस होगी कि जो उसको किसी और से कनेक्ट करे, उसको कोई हैक होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। वो लोकल मशीन होगी और उसी कमरे से में बैठे इस्तेमाल करने वाले लोग वो पोलिंग एजेंट के सामने होगी। तो कोई इसकी रीज़न नहीं है कि लोग इस पर कन्विंस हो जाएंगे। हम पॉलिटिकली उनको कन्विंस भी करेंगे, और जब वो कन्विंस हो जाएंगे और उसके बाद जवाब नहीं रहेगा तो वो बैठ भी जाएंगे। लेकिन अगर कन्विंस होने से पहले ही बैठ जाएं तो अच्छी बात है, लेकिन वो पॉलिटिकली शायद आपको पता है ना, वो कुछ बूथ जो है वो बातों से नहीं मानते, इसलिए मेरा ख्याल है उनको पॉलिटिकली एक्सपोज करना भी जरूरी है। ठीक है भाई साहब, थैंक यू सो मच। मुझे आइडिया अच्छा लगा, पब्लिक शुड आल्सो नो व्हाट दीस मशीन्स आर, क्योंकि वोट तो उन्होंने ही करना है ना, इस्तेमाल तो उन्हीं की होगी ये मशीन, तो दे शुड आल्सो नो व्हाट द प्रोसेस इज। तो शायद ये भी अच्छा आइडिया में बाय द वे ये प्रोसेस शुरू हुआ था 2017 के इलेक्शन बिल के बाद, और 2018 में जो ट्रायल हुआ था उस पर इलेक्शन कमीशन की एक तफसीली रिपोर्ट है, उसमें इलेक्शन कमीशन की रिजर्वेशंस हैं which is a body custodian to conduct elections in Pakistan। हाँ, तो 18 के बाद अब हम 21 की बात करें तो वो जो एतराज़ात होंगे वो एड्रेस हुए होंगे ना। होपफुली हम इलेक्शन प्रोसेस में बात कर रहे थे जनाब, ऑपोजिशन का प्राइमरी रिजर्वेशन ये है कि प्रोसेस जिसके तहत किया जा रहा है ये ठीक नहीं है, और इस पर ज़ाहिर है उनके मुताबिक ऑपोजिशन का मौक़िफ़ ये है कि ECP जो कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदार एक बॉडी है, एक इदारा है, उसी को तहफ़्फ़ुज़ात है, तो आप इंडिपेंडेंटली नादरा को कैसे सारी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं? और ज़ाहिर है ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिए बगैर ये मसला नहीं हल हो सकता। तो देयर आर इश्यूज, ऑल्दो इन प्रिंसिपल वैसे तो बात ठीक ही शायद हो कि वी नीड टू स्टेप इनटू द फ्यूचर और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, लेकिन जो नॉट लाइक तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उनको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ऑपोजिशन की बात करें तो ऑपोजिशन की एक बड़ी जमात PMLN में क्या मसले मसाइल चल रहे हैं जनाब, उसकी बात कर लेते हैं। पार्टी में बयानिए की बहस जारी है, जितनी मर्जी तरदीद कर दी जाए, देयर इज़ डिवाइड। अंदरूनी तकसीम सामने आने के साथ ही नवाज शरीफ का वीज़ा भी फंस गया, आपको पता है, और नाब ने शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब बलोचिस्तान से मुस्लिम लीग नून के साबिक रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच भी साथ छोड़ गए हैं, पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है उन्होंने, मुस्लिम लीग नून से गिले शिकवे भी किए हैं उन्होंने। मैं जब तक इस पार्टी में हूँ मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा, चाहे उसके लिए कितनी मिन्नत और समाजत मुझे क्यों न करनी पड़े, लेकिन मैं चेयरमैन साहब का आप लोगों से करीबी ताल्लुक जरूर इस्तेमाल कर दूंगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। आप भी भुट्टो के नवासे हैं, हम आपसे यही तो रखेंगे, जो नवाज शरीफ ने हमारे साथ किया वो आप नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के कोने कोने में जिए भुट्टो का नारा लगेगा, हम सब आपके जियाले हैं। मुबारक हो आपको, आज से सनाउल्लाह आपका हुआ। अच्छा जी, सारे गिनवा दिए हमने। मल्टी प्रोंग्ड इश्यूज जो हैं वो सामने आ गए हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। राना साहब, अंदरून पार्टी पॉलिसी इख्तलाफात सामने आ गए, क़यादत पर नई इंक्वायरियाँ खुल गई, नवाज शरीफ लंदन में फंस गए हैं। मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ा मुश्किल वक्त नज़र आ रहा है, तो क्या अब भी यही समझते हैं कि मुफाहमत की नहीं जारियत की पॉलिसी ही बचाएगी, ये सोच बरकरार है? हमारा ये यकीन है कि कोई भी मुल्क जो है वो सियासी इस्तेहकाम के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता।
ये पिछले 73-74 साल से जो हम दायरों में सफ़र कर रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह यही है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं है, और सियासी इस्तेहकाम की पहली सीढ़ी फ्री और फेयर इलेक्शन है। यही हमारा मुतालबा है। ये मुतालबा करना ना तो जारहियत है और ना ही इस मुतालबे को हम जो है वो विड्रा करने को तैयार हैं, जिसे मफाहमत का जो है वो नाम दिया जा रहा है। मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं, अगर वहाँ पे वो अपना केस अदालत को में लेके जाते हैं, जबकि अब उनके पास ये रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि एक अपील उनकी है, उस अपील के बाद वो अदालत से रुजू कर सकेंगे, और जब उस अदालत में वो अपना मुकदमा जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, जो उनके साथ जो उनका बुनियादी हक है जिसे कोई छीन नहीं सकता किसी भी जो है वो कानून के तहत, कि आदमी जिस मुल्क में पैदा हो उस मुल्क का पासपोर्ट, उस मुल्क की शहरियत जो है उसे छीनी नहीं जा सकती। किस मुंह से जो है वो ये हुक्मरान या वो कुव्वतें जो है वो फेस कर सकेंगी अपने उन अमाल को जिन अमाल की वजह से पाकिस्तान इस हाल को पहुंचा है। अच्छा राना साहब, एक तो मुस्लिम लीग नून के ये मसाइल हैं और दूसरी जानिब आप ही के सनाउल्लाह ज़हरी और अब्दुल कादिर बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए, यानी पीपल्स पार्टी अपनी इंतखाबी तैयारी कर रही है। अब ज़ाहिर है आपके लोग भी तोड़ रही है, तो क्या समझते हैं आपको नुकसान अल्टीमेटली सियासी तौर पर हो रहा है इस सारी सूरत हाल का, जिसका ऑल्दो मुस्लिम लीग नून तरदीद करती रहती है, लेकिन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद इन द पार्टी? पीडीएम का जो कोयटा में जलसा हुआ था, उस जलसे में पीडीएम ने अख्तर मैंगल साहब को और उनकी पार्टी को बतौर मेहमान वहाँ पे मदऊ किया था कि वो जलसे से ख़िताब करें और उसके बाद फिर वो पीडीएम का हिस्सा भी बने। तो ये दोनों साहबान जो हैं, इनकी वहाँ पे उनके साथ क्योंकि एक ज़ाती इनकी रंजिश थी, तो ये उस बात से जो है वो नाराज़ हुए उस दिन। इनका ये मुतालबा था कि उनको वहाँ पे ना बुलाया जाए, और अगर बुलाया गया तो फिर हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो इन्होंने, आपके इल्म में होगा कि उसी वक्त ही मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान किया था। तो अब आके वो पीपल्स पार्टी में जो है वो शामिल हुए हैं। मैं उनको बड़ा ज़ाती तौर पे जानता हूँ। वो दोनों साहबान जो हैं वो 0 + 0 = 0 हैं। वो ना कुछ कर सकने के काबिल हैं और ना किसी को करने देते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जाने से पहले जाते जाते टाइम कम रह गया, लेकिन एक तस्वीर आपको दिखानी है। टूरिज्म को हम कितना प्रमोट कर रहे हैं, हम गाड़ियां भर भर के जा रहे हैं, लेकिन मतलब टोले भर भर के वहाँ पहुँच रहे हैं। इतनी खूबसूरती है उधर और उसको मिशन बनाया हुआ है कि हमने खराब करना है। अब ये देखें व्यू पीछे कहाँ आप देखेंगे जब सामने होगा, ये खुजरात है। मिस्टर शुएब, ये फख्र की बात नहीं है सुहेब कि आप यहाँ थे और आप यहाँ बर्बादा लगा के गए हैं सारे मंजर का। मतलब इस स्पॉट पे लेके अगर मैंने तस्वीर लेनी है तो मेरा क्या कसूर है कि आपके नाम इतने बड़े स्लोगन से कोई दुआएं नहीं मिलने वाली हैं आपको, इतना हम आपको बता दें। दिस इज सो डिसअपॉइंटिंग।